नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिजिफ्लाई में। क्या आप भी इस बार सीटेट, केवीएस या डी ट्रिपल एसबी में सफलता की गारंटी चाहते हैं? तो रुक जाइए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी शिक्षण के वो टॉप 28 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। अगर आपने ये 28 प्रश्न देख लिए तो समझो आपका पेपर पक्का। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की महा प्रैक्टिस क्लास और बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है आज की इस वीडियो का, देखते हैं कि डॉट 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 एक संप्रेषण का यंत्र अथवा उपकरण है जो विशिष्ट पैटर्न और प्रणालियों के अनुरूप होती है। ऑप्शन ए है पत्र, ऑप्शन बी है संकेत, ऑप्शन सी है भाषा, ऑप्शन डी है हाव भाव। तो यहाँ पे जरा सोचिएगा क्या आएगा इस फिल इन द ब्लैंक में कि एक संप्रेषण का यंत्र है जो विशिष्ट पैटर्न और प्रणालियों के अनुरूप होती है। जरा सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो है, राइट आंसर होगा भाषा, ऑप्शन सी लैंग्वेज। लैंग्वेज एक संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का एक यंत्र है जो विशिष्ट पैटर्न और प्रणालियों के अनुरूप होती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा भाषा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है वह कहलाती है। ऑप्शन ए मातृभाषा, ऑप्शन बी प्रथम भाषा, ऑप्शन सी घरेलू भाषा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जरा सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात करें यहाँ पे संप्रेषण की तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करने का माध्यम कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, मतलब एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और हमारी सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से जो प्रयुक्त होती है तो वो क्या कहलाती है, उसको कहते हैं दोस्तों मदर टंग, मातृभाषा। मतलब मदर टंग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मातृभाषा। ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग हम घर, परिवार और निकट सामाजिक परिवेश में प्राथमिक रूप से होता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि बोलने और लिखने पर जोर निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाना चाहिए। बोलने और लिखने पर जोर निम्नलिखित में से किस पर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रथम भाषा, ऑप्शन बी है द्वितीय भाषा, ऑप्शन सी है तृतीय भाषा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, बोलने और लिखने पर जो निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाना चाहिए आपसे पूछा है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा द्वितीय भाषा। ठीक है, द्वितीय भाषा पर यहाँ पर जोर देना चाहिए क्योंकि जो प्राथमिक प्रथम भाषा वो तो मातृभाषा होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उच्च प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे बढ़ते हैं तो वहाँ पे द्वितीय भाषा पर जोर दिया जाना चाहिए बोलने और लिखने पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब तक वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शेयर करिएगा। और आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, विद्यार्थी द्वितीय भाषा में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट और जुड़कर लिखने में डॉट 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 से पहले सक्षम होने चाहिए। विद्यार्थी द्वितीय भाषा में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट और जुड़कर लिखने में से पहले सक्षम होने चाहिए। निम्न प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, या ऑप्शन सी है उच्च विद्यालय स्तर, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। जरा सोचिएगा और अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन को दोस्तों और भी ज्यादा मजबूत हमारे साथ जुड़कर कर लीजिएगा। विद्यार्थी द्वितीय भाषा में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट और जुड़कर लिखने में उच्च प्राथमिक स्तर से पहले सक्षम होने चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि द्वितीय भाषा में स्पष्ट जुड़े हुए तर्क और विचार लिखने के लिए जो है यहाँ पे कम से कम उच्च प्राथमिक जो है अपर प्राइमरी स्तर की भाषा जो है समझ और शब्दावली चाहिए। इससे पहले इन पर लिखने में संरचनात्मक जो और शब्द ज्ञान में जो है कमी रहती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, फिल इन द ब्लैंक है कि एक संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व आता है उसे क्या कहा जाता है, पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है पूर्व सर्ग, ऑप्शन बी है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक। बताइए यहाँ पे क्या होगा। जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है और संबंध, स्थिति और स्थान इत्यादि को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, पूर्व सर्ग, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन।
अंग्रेजी में हम बात करें क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा कि पूर्व सर्व एक संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व आता है, ठीक है, पहले आता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रीपोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चयात्मक शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है आर्टिकल्स, ऑप्शन बी है डेमोन्स्ट्रेटिव, ऑप्शन सी है पजेसिव, ऑप्शन डी है विशेषण। बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चयात्मक शब्द नहीं है, आपसे पूछा है। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो निश्चयात्मक शब्द की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेषण। एडजेक्टिव इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि निश्चयात्मक शब्दों में जो है आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव आते हैं, पर जो आपका विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है, वो सामान्यतः वस्तुओं के गुण बताता है। क्या गुण बताता है, इसलिए उसे निश्चयात्मक शब्द नहीं माना जाता है, ठीक है, विशेषण को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गुण बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है शब्द और वाक्य, ऑप्शन बी है ध्वनि प्रणाली और वाक्य, और ऑप्शन सी है शब्दकोश और व्याकरण, और ऑप्शन डी है ध्वनि प्रणाली और व्याकरण। तो यहाँ पे जरा एक मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं, क्या यहाँ पे प्रश्न इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी भी माना गया है, ऑप्शन डी भी माना गया है। कहीं कहीं ऑप्शन डी को यहाँ पे वरीयता दी गई है, ऑप्शन सी को। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की में यहाँ पे जो राइट आंसर माना है वो शब्दकोश और व्याकरण को माना है, ऑप्शन डी को, ऑप्शन सी को माना है। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे ध्वनि प्रणाली और व्याकरण को भी माना गया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, और आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको चीजें क्लियर होंगी, एक बार आप कमेंट कर देंगे तो बहुत सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे वैसे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितनी भाषाओं में तीन से कम स्वर हैं, ये आपसे पूछा है, कितनी भाषाओं में तीन से कम स्वर हैं। ऑप्शन ए है कोई भाषा नहीं, ऑप्शन बी है बहुत कम भाषाएं, ऑप्शन सी है बहुत सी भाषाएं, ऑप्शन डी है सभी मौजूदा भाषाएं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जरा सोचिएगा, जरा सोचिएगा कि कितनी भाषाओं में तीन से कम स्वर हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, कोई भाषा नहीं है ऐसी जिसमें तीन से कम स्वर है। ठीक है, दुनिया की अधिकांश जो भाषाओं हैं उसमें तीन या उससे अधिक जो है वॉवेल्स होते हैं। तीन से कम स्वर वाले भाषाई सिस्टम जो यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, एक बार अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा कि यह निश्चित है कि भाषा डॉट 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 में बहुत गहरे बैठी हुई है। ऑप्शन ए मानव मस्तिष्क, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी लोगों में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि यह निश्चित है कि भाषा समाज में बहुत गहरे से बैठी है, किसमें, समाज में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप ना कमेंट करते रहिएगा प्रत्येक प्रश्न का आंसर क्या होगा, साथ के साथ हमसे हमसे आंसर देने से पहले आप कमेंट करने की कोशिश करिएगा, ताकि हम लास्ट में देखेंगे फिर कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और आपका लेवल क्या है। इससे आपको पता लगेगा कि आप कितनी बेहतर तैयारी पर हैं। और यहाँ पे देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही दो, कोई बात नहीं है, जितनी भी गलतियां हैं यहाँ कर लो। अब बाद में यहाँ पे आपके सामने यदि प्रश्न ये बनते हैं तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, उस तरीके से चीजों को यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, चीजें गलत यहाँ पे हो जाए कोई बात नहीं, आगे नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, समाज। क्योंकि भाषा जो है केवल मनुष्य के अंदर नहीं रहती, यह सामाजिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और समुदाय के व्यवहार में गहरे रूप से जुड़ी रहती है। ठीक है, और भाषा का जो प्रयोग है और अर्थ जो है समाज में बनते हैं और परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भाषा वह माध्यम भी बन जाती है जिसमें विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है और इस प्रकार डॉट 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 के रूप में चिन्हित होती है। ऑप्शन ए साहित्य की भाषा, ऑप्शन बी शास्त्रीय भाषा, ऑप्शन सी मानक भाषा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जरा दिमाग पर जोर डालिएगा और सही उत्तर देने का प्रयास यहाँ पे कीजिएगा। साथ के साथ उत्तर देने का प्रयास दोस्तों करिएगा, तभी आप बेहतर तैयारी यहाँ पर आप कर पाएंगे। चलिए, तो भाषा वह माध्यम भी बन जाती है जिसमें विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है और इस प्रकार
मानक भाषा के रूप में चिन्हित होती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि जिस भाषा को विद्यालय माध्यम बनाता है वह धीरे धीरे समाज में मानक स्टैंडर्ड रूप में चिन्हित हो जाती है। पाठ्यपुस्तक और शिक्षा के कारण वही रूप अधिक प्रसारित व मान्यता प्राप्त होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मानक भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषी विधि का एक सिद्धांत नहीं है। आपसे क्या पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषी विधि का एक सिद्धांत नहीं है, आपसे पूछ लिया है। ऑप्शन ए केवल अध्यापक मातृभाषा का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी शब्द से अनुवाद किया जाता है। ऑप्शन सी यह केवल प्रत्यक्ष विधि है। ऑप्शन डी क्रिया स्थिति बनाने में जो है कृत्रिम स्थिति, सॉरी क्रिया स्थिति नहीं है, कृत्रिम स्थिति बनाने की आवश्यकता। क्या है ये? कृत्रिम स्थिति। इसको ठीक करिएगा, कृत्रिम स्थिति। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषी विधि का एक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, केवल अध्यापक मातृभाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये बाइलिंगुअल मेथड का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये सारी जो है वो सिद्धांत है बाइलिंगुअल मेथड के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को आपको मिलते हैं। पढ़िएगा ध्यान से और उत्तर करने का कोशिश यहाँ पे करिएगा कि एक 5 वर्षीय बच्चा रेयान है। क्या नाम है उसका? बच्चा रेयान। ठीक है, रेयान नाम है उसका। और आर अक्षर को पहचानने में सक्षम है। बच्चा अपने नाम का जो आर अक्षर है उसको पहचानने में सक्षम है। वह वाई और ए और एन से भी बहुत परिचित है। इस पद्धति को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है वर्णमाला ज्ञान प्रक्रिया। ऑप्शन बी स्वयं के ज्ञान का लाभ। ऑप्शन सी है ध्वनि जागरूकता का सूचक। ऑप्शन डी आकस्मिक साक्षरता परिकल्पना। तो बताइए जरा सोच के, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कि एक बच्चा रेयान है। एक बार समझिएगा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। आप मान लीजिए कोई भी है, आप हैं रोहित हैं, आप मान लीजिए आपका नाम राहुल है, क्या है, ठीक है, जो भी आपका नाम है, ठीक है, इस तरीके से सोचिएगा। आप क्या कर रहे हैं, मतलब वो अपने नाम को पहचानने में सक्षम है। ठीक है, तो इस पद्धति को किस रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछ लिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा स्वयं के नाम का लाभ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, स्वयं के नाम का लाभ। क्योंकि 5 वर्ष का जो बालक है, देखिए यहाँ पे 5 वर्ष के बालक की बात हो रही है। 5 वर्षीय बच्चे के लिए पहला अक्षर जो होता है वो ज्ञान अक्षर अपने नाम से शुरू होता है। बच्चे अपने नाम में प्रयुक्त अक्षरों को जल्दी पहचान लेते हैं और इसे शिक्षण में सेल्फ नेम एडवांटेज, मतलब स्वयं के नाम का लाभ जो है कहा जाता है। ठीक है, 5 वर्ष के बालक की यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों। वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा, प्रत्येक का आंसर जितना भी आपसे बनता है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और जल्द से जल्द हम दोस्तों यहाँ पे डेली आपके लिए वीडियोस तो लाते हैं, फिर भी हम और भी ज़्यादा यहाँ पे लाने का प्रयास हमारा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा CAT शब्द को उसके घटक ध्वनिग्राम, मतलब एक बच्चा है, कैट शब्द को उसके ध्वनिग्राम C+A+T में करने में जो है खंडित करने में सक्षम है। क्या है? सक्षम है। ठीक है, वह किसके गहरे स्तर का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन ए ध्वनि जागरूकता, ऑप्शन बी प्रिंट कार्य, ऑप्शन सी विलोपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, जरा सोचिएगा। तो एक बच्चा जब कैट शब्द को ध्वनिग्राम C+A+T में जो खंडित करने में सक्षम है, तो वो किसका गहरा प्रदर्शन करता है? ध्वनि जागरूकता का, ऑप्शन ए। ठीक है, ध्वनि जागरूकता जो पढ़ने लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूर्व कौशल इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भाषा को सभी मानव समूहों में, यहाँ तक कि साधारण संस्कृति प्रकरण में भी पाया जाता है? मतलब किस भाषा को सभी मानव समूहों में, यहाँ तक कि साधारण संस्कृति प्रकरण में भी पाया जाता है? ऑप्शन ए भाषा का विकास, ऑप्शन बी आदिम लोगों की भाषा, ऑप्शन सी मानव संचार में गैर मौखिक संकेत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा कि किस भाषा को सभी मानव समूहों, यहाँ तक कि साधारण संस्कृति प्रकरण में भी पाया जाता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर?
मानव संचार में गैर मौखिक संकेत, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हर मानव समूह में बोलकर करने के अलावा हाव भाव, आपने देखा होगा ना, हाव भाव, शारीरिक संकेत और अन्य गैर मौखिक मतलब चिल्लाना या इशारे करना, हाव भाव, ये सभी जो है गैर मौखिक संकेत मौजूद रहते हैं। ये सार्वभौमिक सामाजिक संप्रेषण के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, गैर मौखिक संकेत। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कोई मतलब किसी पे भाषा आ नहीं रही है लेकिन वो इशारे से समझ लेता है, आप भाव से यहाँ पे समझा देते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि मानव भाषण का विकास शारीरिक परिपक्वता और व्यक्तिगत सामाजिक उत्तेजना पर निर्भर विभिन्न प्राकृतिक चरणों के अंतर्गत आता है। ये चरण है, ऑप्शन ए चित्कार या पूर्व भाषाई मंच, ऑप्शन बी प्रलाप चरण और भाषण का अनुकरण, ऑप्शन सी है ध्वनि और स्थिति की समिति द्वारा सत्य भाषण की प्राप्ति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, दोस्तों बताइएगा। चलिए क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि ये जो है आपके उपरोक्त सभी, क्योंकि भाषा विकास जो है कई प्राकृतिक चरणों में आता है। शिशु का चित्कार, पूर्व भाषी चरण, प्रलाप, बाल्यावर्ती और अनुकरण, फिर शब्दों वाक्यों का सुसंगत प्रयोग, तो सारे चरण मिलकर भाषा के विकास को बनाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं एक प्रश्न आपको लास्ट में ऐसा जरूर कराऊंगा जो हर एग्जाम में दोस्तों बनता है। चलिए वीडियो में बने रहें हमारे साथ दोस्तों। चलिए, बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, यह किसने कहा था? बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ जो है पैदा होते हैं, किसने कहा था? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, ये इनमें से किसी ने नहीं कहा था। अब ये किसने कहा था दोस्तों, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ये आपको कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना है, आपको कमेंट करके मुझे इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, किसने कहा था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और ये किसने कहा था ये आपको बताना है मुझे कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉट 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 बच्चों के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए ध्वनि संयोजन के लिए अध्ययन नियम, ऑप्शन बी संवादात्मक पैटर्न के लिए नियम, ऑप्शन सी है वयस्क भाषण की नकल, ऑप्शन डी है वाक्य संरचना के अध्ययन के नियम। बताइए यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वयस्क भाषण की नकल, ऑप्शन सी। क्योंकि केवल वयस्क भाषण की नकल जो है बच्चों के भाषा अधिग्रहण का पूरा कारण नहीं होती, नियमों, भावनात्मक संवाद और जो अंतर्निहित सिद्धांत होते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल नकल प्रमुख योगदान नहीं मानते। ठीक है, वयस्कों की नकल करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेटा भाषाई जागरूकता है सोचने की क्षमता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता, ऑप्शन सी है भाषा के बारे में बात करने की क्षमता, ऑप्शन डी है अन्य दृश्यक चिन्हों से लिखने की योग्यता। यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर, मेटा भाषाई जागरूकता क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्योंकि मेटा भाषाई जागरूकता का जो अर्थ है ना, वो भाषा के बारे में सोचने, उस पर बातचीत करने की क्षमता। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि शब्दों के अर्थ, वाक्य संरचना या बोलने के तरीके पर जो है सोचकर चर्चा करना ही मेटा भाषाई जागरूकता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आविष्कार वर्तनी क्या है, देखिए छोटा सा प्रश्न है लेकिन कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है, अच्छे से देखेंगे इसको। आविष्कार वर्तनी क्या है? ऑप्शन ए है पढ़ने के विकास के साथ हस्तक्षेप, ऑप्शन बी है पारंपरिक वर्तनी का विकास, ऑप्शन सी है बच्चों की वाक्पटुता को बढ़ाता है, ऑप्शन सी माता पिता द्वारा समर्थित नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा जरा सोचिएगा क्या होगा। आविष्कार वर्तनी, ऑप्शन बी पारंपरिक वर्तनी का विकास है, ऑप्शन बी।
यहाँ पे इन्वेंटेड स्पेलिंग जो है, आविष्कार वर्तनी, बच्चों का उस तरह का वर्तनी प्रयास है जहां वे ध्वन्यात्मक ज्ञान के आधार पर शब्दों को लिखते हैं। यह पारंपरिक वर्तनी तक पहुंचने का जो है विकासात्मक क्षण है और पढ़ने लिखने की विकास में सहायक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, ईसीएम को लेकर है। ईसीएम डॉट 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 के विकासात्मक सिद्धांत में दोनों व्यवहारिक और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करता है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिकरण, ऑप्शन बी भाषा अधिकरण, ऑप्शन सी विविधता, ऑप्शन डी आचार संहिता। यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में। तो ईसीएम मतलब इमरजेंटिस्ट कोलेशन मॉडल जो है वो एक भाषा अधिग्रहण का एक विकासात्मक मॉडल है। किसका? भाषा अधिग्रहण का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए भाषा अधिग्रहण का एक विकासात्मक मॉडल है जो व्यवहारिक और संज्ञानात्मक दोनों प्रकार के संकेत उपागमों का समेकन बताता है। ठीक है, और यानी कि ईसीएम जो है भाषा अधिग्रहण के सिद्धांत में दोनों दृष्टिकोण स्थापित करता है, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भाषा अधिग्रहण के विकासात्मक सिद्धांत का मॉडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि प्रभावी शिक्षण के मानक हैं, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे तीन जो है कथन दिए गए हैं, प्रभावी शिक्षण के मानक हैं, ये आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पे सही है। पहला है संयुक्त उत्पादक गतिविधि, दूसरा है भाषा का विकास एवं प्रसंगाधीन, ऑप्शन थर्ड है चुनौतीपूर्ण गतिविधियां और निर्देशात्मक वार्तालाप। तो यहाँ पे प्रभावी शिक्षण के जो मानक हैं वो तीनों ही सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा अच्छा यहाँ पे ऑप्शन डी में भी उपयुक्त सभी है, तो ये भी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी वो गलती हो गई है, लेकिन इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, ठीक है, लेकिन ऐसा आपका एग्जाम में नहीं आएगा, एक ही विकल्प होगा। तीनों सही है आप कुल मिला के, ठीक है, तीनों सही है। चलिए इनमें से एक ही आएगा, या तो इस तरीके से देगा या इस तरीके से, उपयुक्त सभी क्या देगा। ठीक है, तो एक लगा देंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यक कौशल और दक्षता हासिल करने के तरीकों में शामिल होते हैं। आवश्यक कौशल और दक्षता हासिल करने के तरीकों में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए स्व शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन बी है शैक्षणिक पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी है सलाह और अनुशिक्षण का संबंध, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आवश्यक कौशल और दक्षता हासिल करने में जो है ये तरीके सभी शामिल होते हैं, स्व शिक्षा कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सलाह और अनुशिक्षण का संबंध। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है, अक्सर कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है, मान लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है ये कि डॉट 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 को विश्व की व्याख्या के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है, अतः यह संपूर्ण पाठ्यक्रम में वास्तविक अनुभव में चलाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी भूगोल। बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, जरा सोचिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही तो बनते हैं परीक्षा में, बताइएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विज्ञान। ठीक है, विज्ञान को विश्व की व्याख्या करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है, साइंस को। ठीक है, क्योंकि यह अनुभव आधारित प्रयोगात्मक तर्क संगत तरीके से घटनाओं की व्याख्या करता है। ठीक है, इसलिए इसे पाठ्यक्रम में वास्तविक अनुभवों के साथ जो है चलाना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अब वो प्रश्न है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं आपको बताऊंगा, जो हर परीक्षा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इससे संबंधित मिलता जुलता प्रश्न मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से, और यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि एक भाषा को सीखने का पहला कदम है। देखिए प्रश्न आपको हर परीक्षा में मिल जाता है कि एक भाषा को सीखने का पहला कदम है सुनना, बोलना, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। देखिए भाषा कौशल के जो है, देखिए चार जो है यहाँ पे कौशल है, भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पहला कदम यहाँ पे कौन सा है आपसे पूछा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सुनना। अब यहाँ पे एक ट्रिक याद रख लीजिए, LSRW। ठीक है, ये ट्रिक याद रख लीजिए कि चार कौशल है भाषा के। सबसे पहले बच्चा
एल का मतलब लिसनिंग सुनता है, फिर स्पीकिंग बोलना प्रारंभ करता है, फिर रीडिंग पढ़ना, और फिर राइटिंग जो है लिखना प्रारंभ करता है। इस तरीके से ये इस क्रम में यहाँ पे विकास होता है। क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, कौशल आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, LSRW, इस क्रम को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई निपुणता में शामिल दो तत्व हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रवाह और सटीकता, ऑप्शन बी शब्द ज्ञान और स्पष्टता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी लिखना और पढ़ना। बताइए भाषाई निपुणता में शामिल दो तत्व कौन से हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि भाषाई निपुणता में प्रवाह फ्लुएंसी और सटीकता एक्यूरेसी के साथ साथ शब्द ज्ञान जो है वोकैबुलरी और स्पष्टता मतलब क्लैरिटी दोनों महत्वपूर्ण घटक हैं, इसलिए दोनों को शामिल माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का एक तरीका जो माध्यम और अध्ययन के लिए अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में अन्योन्य क्रिया पर जोड़ देता है कहलाता है स्थिति परक भाषा शिक्षण, ऑप्शन बी समग्र भाषा शिक्षण, ऑप्शन सी संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यह तरीका बातचीत को न केवल अभ्यास का माध्यम बनाता है बल्कि सीखने का अंतिम लक्ष्य भी मानता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषी विधि का एक गुण नहीं है, बाइलिंगुअल मेथड का एक गुण नहीं है। ऑप्शन ए भाषण अभ्यास पर जोर देता है, ऑप्शन बी विद्यार्थी निष्क्रिय देता है, ऑप्शन सी इसमें विशेषज्ञ प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी यह शिक्षक का समय ऊर्जा और श्रम बचाता है। बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। द्विभाषी बाइलिंगुअल मेथड का एक गुण नहीं है, वो होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन बी विद्यार्थी जो है निष्क्रिय अध्येता है, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे। भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए, भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए। इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवरोध के रूप में, ऑप्शन बी है विद्यालय जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्षमता को चुनौती के रूप में, ऑप्शन डी है शिक्षार्थी के लिए विद्यालय जीवन को जटिल बनाने के कारक के रूप में। देखिए भारतीय समाज में बहुभाषी जो चरित्र को वो किस तरीके से देखा जाना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवरोध के रूप में देखना चाहिए क्या, जो बहुभाषी चरित्र होता है अवरोध के रूप में क्यों देखें भाई, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी के लिए विद्यालय जीवन को जटिल बनाने के रूप कारक के रूप में, भाई जटिल बनाने कारक के रूप में क्यों देखेंगे जो बहुभाषी चरित्र होता है, ठीक है। छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्षमता को चुनौती के रूप में। ये देखिए जितने भी वर्ड है ना ये नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होता। विद्यालय जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में देखिए पॉजिटिव वर्ड संसाधन के रूप में ये देखना चाहिए बहुभाषी चरित्र को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों कैसी लगे ये हमारे टॉप 28 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही दोस्तों और वीडियोस के लिए आप दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।